स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी फाइनल ईयर। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग अरेस्ट पे के प्रोविजंस स्टडी कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने 50 के प्रोविजंस बताए थे, जिसमें 50 और 50A यानी सेक्शन 50 और सेक्शन 50A, इसमें कुछ जो अरेस्टेड पर्सन है उसके राइट्स थे और साथ में पुलिस के ऊपर क्या लायबिलिटीज इंपोज की गई है, ये चीजें डिस्कस की गई थी। और आज हम सेक्शन 50 ऑनवर्ड की चर्चा करते हैं। सेक्शन 51 में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी है। जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि जब कोई व्यक्ति थाने में लाया जाता है अरेस्ट करके, तो उसकी जामा तलाशी की जाती है और उसके पास जो कुछ भी है उसकी एक लिस्ट बनाकर उसकी एक कॉपी उसके परिजनों को सौंप दी जाती है और उसके बाद उसका यह अधिकार होता है कि जमानत से छूटने के बाद वो थाने से अपनी चीज़ों की बरामदगी करा सकता है। तो इसके लीगल प्रोविजन क्या है, इसको हम देख लेते हैं। जैसा कि सेक्शन 51 स्लाइड पे आपको दिख रहा है, इसके दो सब क्लॉजेज हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 ये कहता है कि जब कभी भी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता है, ठीक है, यानी गैर जमानती अपराध, या ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है, यानी जमानती अपराध, किंतु गिरफ्तार किया गया है, व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता और कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है। थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है सीआरपीसी की, वैसे किसी भी एक्ट की है। इसका सिंपल सी मीनिंग ये है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया हो या अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार तो कर लिया गया लेकिन वो व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता, चाहे कारण क्या भी, कोई सा भी हो, जिस कारण से भी हो जमानत नहीं दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में प्रोविजन ये कहता है कि जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति या वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वो वैध रूप से अपनी जमानत नहीं, उसकी जमानत नहीं ली जा सकती या वो जमानत देने में असमर्थ है, ये उसी का एक सेकंड कंडीशन है। पहले वाले कंडीशन में पुलिस द्वारा अरेस्ट होता है, सेकंड वाले में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। और इसी का तीसरा पैराग्राफ 51 का ये कहता है कि तब गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है, तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंप देता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि जब भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, पुलिस उसकी तलाशी लेगी, चाहे वह गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई हो या निजी व्यक्ति के द्वारा की गई हो, चाहे वो गैर जमानती वारंट अपराध में किया गया हो या जमानती अपराध में किया गया हो। अगर वह अपनी जमानत देने की स्थिति में नहीं है, असमर्थ है, तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि उसको थाने में बंद करके रखना पड़ेगा, तो तब गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? उस व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति की तलाशी लेगा और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर, ठीक है, पहनने के आवश्यक वस्त्र के अंतर्गत क्या आता है? जैसे मान लीजिए कि वह व्यक्ति पैंट शर्ट पहना हुआ है, उसके साथ वो बेल्ट भी लगाया हुआ है और गले में एक लंबा सा अंगूछा भी रखा हुआ है, तो आवश्यक वस्त्र इसमें क्या है? पैंट शर्ट। उसके बेल्ट निकाल लिए जाएंगे, उसके अंगूछे निकाल लिए जाएंगे, इसलिए कि हो सकता है लॉकअप के दौरान वो अंगूछे से अपने गर्दन दबा के और सुसाइड कर ले, या बेल्ट में लोहा होता है और दूसरी चीजें और भी होती हैं, तो हो सकता है उसमें कोई इंजरी क्रिएट कर ले, तो एहतियात के तौर पर उसके पास आवश्यक वस्त्र यानी एक पैंट शर्ट छोड़कर बाकी चीजें उसकी निकाल ली जाती है। तो आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है।
और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहित की जाती है वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की वस्तुएं दर्शित होगी। ठीक है, तो ये मैंने प्रोविजन तो अभी पढ़ रहा हूं, लेकिन पहले के कल भी मैंने इस चीज को बताया था कि सिंपल सी मीनिंग है कि जब भी कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है और वो थाने में कस्टडी में रखा जाता है तो उसकी जामा तलाशी की जाती है। जामा तलाशी में उसके पास जो कुछ भी कपड़े के अलावा, आवश्यक कपड़े के अलावा जो कुछ भी है वो सब पुलिस बरामद कर लेती है और उसकी एक लिस्ट बनाकर उसके परिजनों को दे देती है, जिससे कि वो जमानत पर अगर रिहा हो जाए तो थाने से आकर वो सामान ले जाए। इसमें अगर उसके पास से कोई अवैध चीज बरामद होती है या कोई ऐसी चीज बरामद होती है जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में बतौर एविडेंस काम आ सकता है सेक्शन 27 एविडेंस के अंतर्गत, तो वहां पर वो चीजें उसको नहीं लौटाई जाती बल्कि वो एविडेंस के तौर पर पुलिस के द्वारा काम में ली जाती है। 51 सब क्लॉज 2 इसी तरह से ये प्रोवाइड करता है कि जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक है तो ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी किसी कारण से किसी महिला की को अरेस्ट किया जाता है तो महिला के अरेस्ट करने के लिए जो प्लेन प्रोविजन थे अरेस्ट के 41, 42 उसमें आपने देखा था कि पहली बात तो यह है कि किसी महिला को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले अरेस्ट किया ही नहीं जाएगा और अगर अरेस्ट करके उसे थाने में लाया जाता है तो उसकी जामा तलाशी के समय डिसेंसी पूरी तरह से बरती जाएगी और साथ में किसी मेल पर्सन के द्वारा उसकी तलाशी नहीं ली जा सकती बल्कि उसके लिए किसी फीमेल की आवश्यकता होगी। अब एक्ट तो इतना ही कहता है लेकिन इसके बाद के प्रैक्टिकल प्रोविजन ये है कि अगर थाने में कोई महिला कांस्टेबल है तो उसके द्वारा तलाशी ली जाएगी और अगर कोई नहीं है तो पुलिस अपनी निगरानी में किसी भी महिला के द्वारा बुलाकर उसकी तलाशी ली जा सकती है, उसके द्वारा तलाशी ले लेगा। ठीक है, इसके बाद के प्रोविजंस जो है वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, उसमें काम आते हैं। जैसे 52 सेक्शन 52 ये कहता है कि पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, हालांकि इसकी हिंट्स मैंने पिछले वाले सेक्शन में ही दे दिया आपको कि ऑफेंसिव वेपन्स अगर है तो उसको सीज कर लिया जाएगा, उसकी लिस्ट बना के उसको नहीं दी जाएगी। वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार करता है या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध का मतलब कोई ऐसा हथियार जिससे कि उसकी बॉडी को इंजरी पहुंचाया जा सकता हो या किसी की बॉडी को इंजरी पहुंचाया जा सकता हो, इस तरह की चीजें, जैसे उसमें चाकू भी आता है, उसमें कोई नुकीला पिन भी आता है और उसमें जो फायर आर्म्स है वो तो है ही तो जो उसके शरीर पर हो ले सकता है। इवन अगर वो कृपाण तक है, सिख धर्म के अंतर्गत कृपाण रखा जा सकता है, लेकिन अरेस्ट के कंडीशन में उसे वो कृपाण भी ले लिया जाता है। तो ऐसे सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेगा जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है। अब ये गोलमोल लिखा हुआ है, अब इसका अर्थ आप लगा सकते हैं कि किस अधिकारी के सामने पेश करेगा, नेचुरली मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। कौन से मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, तो अगर वो 151 सीआरपीसी में अरेस्ट किया गया है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर वो आईपीसी के अंतर्गत कमिटेड किसी ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो जब भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा उसे पुलिस अरेस्ट करने के बाद उसकी जमा तलाशी करके उसकी लिस्ट बनाएगी। ठीक है, अब इसमें लॉकअप में रखने की आवश्यकता कब पड़ती है? लॉकअप में रखने की आवश्यकता तब पड़ती है जबकि कोर्ट का समय समाप्त हो गया। सामान्य तौर पर एक व्यवहारिक प्रक्रिया यह है कि न्यायालय में बेल की एप्लीकेशन 12 बजे तक लगती है। तो अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, पुलिस ने किसी व्यक्ति को 9 बजे 10 बजे अरेस्ट किया, तब तो उसकी थाने में उसकी अरेस्टिंग दिखाकर और तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा अगर कोर्ट तक जाने का समय है तो। लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को उसने 11 बजे अरेस्ट किया तो नेचुरली वो थाने में उसकी आमद दिखाने के बाद और मजिस्ट्रेट के यहाँ तक वो 12 बजे तक पहुंच नहीं पाएगा और उस दिन बेल एप्लीकेशन लगेगी नहीं।
और बिना बेल पर सुनवाई किए उस व्यक्ति को रखा कहाँ जाएगा? थाने में रखा जाएगा। तो इसलिए जनरली 24 घंटे का प्रोविजन बना हुआ है। तो पुलिस भी इतनी भागा दौड़ी में नहीं रहती, पुलिस उसको अरेस्ट करके आराम से ले आती है, थाने में बंद कर देती है और फिर दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करती है। तो चूंकि 24 घंटे के अंदर के पेश किए जाने का छूट है, इसलिए अगर मान लीजिए कि सुबह 6 बजे भी पुलिस अरेस्ट की तो उस कंडीशन में सेम डे पेश कर दिया जाता है, क्योंकि 24 घंटा दूसरे दिन के 6 बजे तक होगा और तब जो है 24 आवर के अंदर नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 12 बजे के बाद पुलिस अरेस्ट करती है किसी को, तो नेचुरली दूसरे दिन वो पेश करेगी। ठीक है, तो वहां पर सेकेंड डे का 12 बजे 24 घंटे पूरा होता है और उससे पहले पहले 10 बजे कोर्ट में चालान पेश कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये व्यावहारिक पक्ष है, ये कोर्ट में जाने पर जैसी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ये सब चीजें पता चल जाएगी। हालांकि एक्ट में बहुत डिटेल में ये चीजें नहीं लिखी हुई हैं। इसके साथ ही सेक्शन 53 ये कहता है कि पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। कई बार ऐसी आवश्यकता होती है कि किसी एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? कई सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि इस बात से निर्धारित होते हैं कि उस व्यक्ति की क्या स्थिति है और वो बहुत बड़ा एक आगे के ट्रायल में एक एविडेंस के तौर पर यूज किया जाता है। तो ऐसी स्थिति कब बनती है, इसकी सेक्शन 53 में प्रोविजंस बताए गए हैं। सेक्शन 53 में भी 2 सब क्लॉज हैं। पहला सब क्लॉज ये कहता है कि जब कभी कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है, अब देखिए ग्राउंड्स आ गया, जो ऐसी प्रकृति का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि यह विश्वास करने के उचित आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी की जो उस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, ठीक है, यानी इंस्पेक्टर से नीचे का न हो, प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी पंजीकृत के लिए सद्भाव पूर्वक उसकी सहायता करने में और उसके निर्देशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा को जो उन तथ्यों को जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सके अविनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है। इस पूरे प्रोविजन का मूल अर्थ यह है कि जब किसी व्यक्ति को किसी ऑफेंस के परिवाद पर या संदेह पर या इत्तिला पर अरेस्ट किया गया है और वो अपराध इस नेचर का है जिसमें उस व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति की मेडिकल जांच आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर रेप का चार्ज है तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति की मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति ने शराब पीने की स्थिति में, ड्रंकननेस की स्थिति में कोई ऑफेंस किया तो वो जिस वक्त ऑफेंस किया उस वक्त वो ड्रंकन स्थिति में था या नहीं, इसके लिए मेडिकल जांच की आवश्यकता है। इसी तरह से कोई ऑफेंस किया गया और लोग कह रहे हैं कि वो पागल है तो उसकी मानसिक स्थिति की जांच किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इन सब स्थितियों में या तो वो सेक्शन 76 टू 95 आईपीसी के अंतर्गत जनरल एक्सेप्शन का ग्राउंड पेश कर सकता है, तो वो तभी साबित होगा जबकि उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन हुई हो, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफेंस व्हाट वाज द मेंटल स्टेटस ऑफ दैट पर्सन इज टू इंपॉर्टेंट। तो और साथ में अगर रेप के चार्जेस है तो वहां पर फिर उसके बॉडी पार्ट के एग्जामिनेशन से ही पता चलता है कि उसने एक्चुअल में
वो ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है, या उसके ऊपर फेक एलिगेशंस तो नहीं लगाए गए हैं। तो इस तरह से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि जब कभी इस धारा के अधीन किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में ही की जाएगी। तो हर जगह फीमेल्स के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं जो ये कहता है कि अगर इसी तरह का कोई जो मेडिकल टेस्ट है वो किसी फीमेल के कंडीशंस में है तो वहां पर जो उसकी मेडिकल इंक्वायरी है, मेडिकल जांच है, वो किसी महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि अगर महिला चिकित्सा अधिकारी मान लीजिए किसी कारण से नहीं हो तो चिकित्सा व्यवसायी या उसके पर्यवेक्षण में, यानी सुपरविजन किसका होगा, वो चिकित्सा व्यवसायी फीमेल का ही होगा, भले ही एक्चुअल में एग्जामिनेशन करने वाला वो कोई मेल हो सकता है। तो उसके साथ एक प्रोविजो या लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि इस धारा में धारा 53 क और 54 में, यानी जो पहले 2 सेक्शंस बताए गए हैं उसमें जो एग्जामिनेशन और पंजीकृत शिक्षा परीक्षा व्यवसायी, इस चिकित्सा व्यवसायी, इसका अर्थ क्या है ये इस एक्ट में ही प्रोवाइड कर दिया गया है। तो जहां तक एग्जामिनेशन का सवाल है, एग्जामिनेशन को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि परीक्षा में रक्त के धब्बे, यौन अपराध के मामले में वीर्य, स्वाब यानी थूक और पसीना, लार, थूक, पसीना, बालों के नमूने, उंगलियों के नाखूनों के कतरन की परीक्षाएं सम्मिलित होती है। नाखूनों की इसलिए कि मान लीजिए कि उस व्यक्ति के ऊपर किसी की गला दबा के हत्या का आरोप है और जिसको उसने मारा उसने अपने जीवन के लिए प्रयास जरूर किया होगा और इस गुत्थम गुत्थी में हो सकता है कि उसके बॉडी के कुछ रोए भी अगर उसके हाथ में चिपक गए होंगे तो वो डीएनए टेस्ट से ये पता चल जाता है कि लास्ट मोमेंट में वो किसके साथ था। तो इसलिए ये सब चीज टेस्ट होती है। तो परीक्षा सम्मिलित है जो आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके के प्रयोग द्वारा की जाए। ठीक है, ये जो लाइन यूज किया गया है ये बड़ा डायनेमिक फ्रेज है, इसके कारण आज की तारीख में नार्को टेस्ट तक हो सकता है। डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट, ये सारी चीजें जो आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग द्वारा की जाए, जिसमें डीएनए प्रोफाइलिंग और अन्य ऐसे परीक्षण कराना जैसा पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आवश्यक समझे सम्मिलित है। तो अगर जरूरी हुआ तो डीएनए टेस्ट भी हो सकता है और अगर जरूरी हुआ तो नार्को टेस्ट भी किया जा सकता है सच्चाई का पता लगाने के लिए। और इसी के बी पार्ट में जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, उसका भी एग्जाम्पल मीनिंग दिया गया है भी। इसके अनुसार पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय चिकित्सा अधिनियम, परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन 1956 की धारा 2 के खंड ज में परिभाषित कोई चिकित्सीय अर्हता है और जिसका नाम राज्य चिकित्सा पंजिका में प्रविष्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप एलएलबी कर लेते हैं तो सिंपली एलएलबी की डिग्री लेने से आप एडवोकेट नहीं हो जाते जब तक कि आप बार एसोसिएशन से रजिस्टर्ड नहीं होते और स्टेट बार काउंसिल की लिस्ट में आपका नाम सम्मिलित नहीं हो जाता। इसी तरह से मेडिकल के केस में जब कोई लड़का सिंपली एमबीबीएस कर लेता है तो एमबीबीएस करने से वो डिग्री होल्डर तो है लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर कब होगा, चिकित्सक कब होगा, जबकि इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए और उसके रोल लिस्ट पर उसका नाम आ जाए, तब जाके वो मेडिकल प्रैक्टिशनर कहा जाएगा, वो मेडिकल का प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे चाइना से या कहीं फॉरेन से कोई लड़के एमबीबीएस की डिग्री लेके आते हैं तो उसके लिए एक प्रोविजन है कि वो एमबीबीएस की डिग्री तो है, वो मेडिकल ग्रेजुएट तो है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर सकता। कब करेगा, जबकि इंडियन मेडिकल काउंसिल के द्वारा एक जो एग्जाम है वो एग्जाम पास कर लेगा, तब जाके उसका वो एनरोल्ड होगा इंडियन मेडिकल काउंसिल में और तब वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो इस तरह से जो स्थिति एडवोकेट्स के लिए है
वही मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए भी है। इसके बाद इसी में एक पार्ट ए जुड़ा गया है 53A। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई ए पार्ट जुड़ा हो तो मान लीजिए कि ये कहीं अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो अगर कोई स्पेशली रेप का एक्यूज्ड है तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशंस किस तरह से की जाएगी, इसके बारे में सेक्शन 53A बताता है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज का लेक्चर 20 मिनट से ऊपर हो गया, इसलिए मैं इसको बंद करता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।